वेलकम टू अनदर एपिसोड। हमारे आज के गेस्ट स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री से ही उनका ताल्लुक़ है और वो स्टैट्स के गुरु भी जाने जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने गेस्ट से, मज़हर अरशद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मज़हर, आपका यहाँ पर आने का और हमें टाइम देने का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और किस तरीके से आप यू एंडेड अप इन दिस स्टैट्स? देखिए, बिलोंग तो पाकिस्तान से ही हैं, लाहौर से ही शुरू से वहाँ पे रहे, फिर इस्लामाबाद थोड़ा टाइम गुजारा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और फिर जॉब भी की वहाँ पे शुरू में। बट ये कि क्रिकेट में जो है ना, वो ऑब्वियसली आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर ख़ासतौर पर पाकिस्तान में एक सिंगल स्पोर्ट कंट्री है, तो उसके अंदर क्रिकेट ही जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो क्रिकेट का पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पैशन ही था जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशन बन गया। और जैसे कहते हैं बचपन से मतलब कि अभी जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान में, तो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में वो आईसीसी का इवेंट हुआ था तो वो 96 वर्ल्ड कप था, तो वो मेरी क्रिकेट की अर्लीस्ट मेमोरी है। और क्रिकेट के अंदर शौक होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि उस टाइम लाहौर के अंदर हर कोई बंदा जो है वो वर्ल्ड कप की बात करता था। 96 का एक तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था 92 की वजह से, तो डिफेंडिंग चैंपियंस थे, फिर उसको होस्ट कर रहे थे, पहली बार पाकिस्तान में वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था। तो आप लाहौर में जहाँ पर जाते थे तो वो लगता था कि कोई फेस्टिवल हो रहा है। मौसम बहार भी थी, यही फेब और मार्च का महीना था। बस वहाँ से जो है वो क्रिकेट का पैशन जो है वो हुआ। और फिर जब मैं थोड़ा सा क्रिकेट को समझना शुरू किया तो लिखने का शौक़ हुआ। तो जिस तरह ESPN क्रिकइन्फो है, विजडन है, यहाँ पे लिखा, तो वो मेरी मोस्टली जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर नंबर्स और स्टैट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया कि आप जो है ना वो आपका मतलब कि स्टैट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो आप इसको एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है। तो देन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस अपॉर्चुनिटीज़ मिली और अब आपके सामने बैठे हुए हैं। सही। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मेरा ख्याल से जो स्टैटिस्टिशियन है वो बेसिकली होता क्या है, उसका रोल क्या होता है? देखिए, ब्रॉडकास्ट के अंदर जो स्टैटिस्टिशियन है उसका मकसद है आपने जो कवरेज है उसको आपने कैसे कलरफुल करना है, और जो आपके कमेंटेटर्स हैं आपने उनको कैसे, उनकी जो स्टोरीज़ हैं उनको कैसे आपने बैक करना है विद द फॉर्म ऑफ डेटा, और आप ख़ुद जो है वो क्या स्टोरीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह मैच स्टार्ट होता है क्रिकेट मैच, तो सबसे पहले उसके अंदर चीज़ होती है वो पिच रिपोर्ट होती है। तो सबसे पहला जो डेटा का रोल आता है वहाँ पे आ जाता है कि द कमेंटेटर्स दे वांट टू नो कि इस पिच के ऊपर या इस स्क्वायर के ऊपर जो है वो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, पेस वर्सेस स्पिन, डे नाइट मैचेस में, मौसम का भी अब तो मतलब कि यहाँ तक भी वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बताया जाए कि अगर फेब का महीना है तो उसके अंदर क्या रिजल्ट्स हैं, क्योंकि फेब में अक्सर सब कॉन्टिनेंट में जो है जिस तरह लाहौर है वहाँ पे ड्यू आ जाती है, और गर्मियाँ हो तो ज़रा ड्यू कम होती है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसको कि आपने देखना होता है। तो यू हैव टू गिव देम स्टोरीज एंड यू ऑल्सो नीड टू बैक देयर स्टोरीज विद डेटा। अब अगर लेट्स से कि कमेंटेटर है उसके पास हो सकता है कि रिसर्च ना हो एंड ही सेइंग के मुझे याद पड़ता है कि बाबर आजम का जो है वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है लाहौर में या कराची में, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिशियन का रोल होगा कि उनको फ़ौरन बताए कि उसके रिसेंटली जो है वो लाहौर में इतनी सेंचुरीज़ हैं या ये उसकी एवरेज है। तो बेसिकली जो ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने कवरेज को जो है वो अपना कवरफुल करना है, तो ये जो है। और इसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो आप समझ लें कि कंटेंट को बिल्ड करने में या फिर एक मैच की गेम के अलावा स्टोरी टेलिंग बिल्ड करने में, तो मेरा ख्याल से स्टैट्स का आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज। आप जो नंबर्स हैं वो इररिलेवेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर देखता हूँ इंटरनेट पे भी, ट्विटर पे भी, लोग कई नंबर्स शेयर कर रहे होते हैं बट उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं होती, या कोई आप कह लें कि कोई उसकी सेंस नहीं बनती। फॉर एग्जांपल आप ये बात कर, मैं अगेन बाबर आजम की बात करूँगा, आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो 15 बार जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया टेस्ट क्रिकेट में, तो दैट डजंट से एनीथिंग। मतलब कि हो सकता है कि वो उन्होंने उन 15 डिसमिसल्स पे कोई 1000 रन्स भी किए हों, 500 रन्स भी किए हों, 50 की एवरेज भी हो उनकी, तो अगर तो 50 की एवरेज के बाद 15 डिसमिसल्स हैं तो दैट मीन्स कि इट्स अ गुड रिकॉर्ड। हाँ, अगर 15 डिसमिसल्स हैं और साथ कोई 15-20 की एवरेज है देन इट्स अ बैड रिकॉर्ड। तो आई थिंक बाज़ों का जो है ना वो नंबर थोड़े से इररिलेवेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अक्सर ये भी एक स्टैट होता है प्लेयर वर्सेस प्लेयर में कि जी फ़लाँ बॉलर ने जो है वो फ़लाँ बैटर को इतनी बार आउट किया, लेकिन अगर वो साल में खेल ही 6-7 बार रहे हैं और उसमें अगर वो उसको 2-3 बार आउट कर दे और 4-5 साल के बाद वो डिसमिसल्स कोई 10 बन जाए, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपने उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना है
कि उस प्लेयर की एवरेज क्या स्टोरी है। उसका तो बैकग्राउंड आई थिंक जैसे आपने बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर स्टोरी, कि आप जो नंबर दे रहे हैं उसके पीछे क्या स्टोरी है, और क्या वो स्टोरी से उसकी सेंस बनती है कि भी नहीं, और क्या कोई और तो ऐसा नंबर नहीं वहाँ पे एग्जिस्ट करता जिससे कि आपकी स्टोरी निगेट हो रही हो। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम बात करते हैं एवरेज टोटल की, कि इस ग्राउंड में एवरेज टोटल जो है वो ये है, लेट्स से कि 150 है, बट अगर आप जो है वो मैच कर रहे हैं डे मैच, और जो आप नंबर दे रहे हैं वो डे नाइट मैचेस का दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इरेलीवेंट हो सकता है। यू हैव टू सी के डे नाइट मैचेस में और डे नाइट मैचेस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर तो डिफरेंस नहीं है ज़्यादा देन आप दे सकते हैं, बट अगर डे की एवरेज जो है वो 170 और 180 है, और आप जो है ओवरऑल एवरेज उनको दे रहे हैं कि 160, तो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग जो है वो स्टोरी है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो एक स्टोरी जो है उसको फाइंड करें एंड देन यू बैक इट विद नंबर्स। सही। मुझे आपने बताया कि जिस तरह के आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा लोगों ने आपको फिर थोड़ा सा सपोर्ट किया, या फिर आप कह लें कि उनकी वजह से आपको पता लगा कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं। बड़ा अनयूजुअल सा कैरियर है, हमें बहुत नॉर्मली तो मिलने लोग नहीं मिलते इस तरह से यहाँ पर, तो आप बड़ा एक डिफरेंट आपका वो है। आपने फॉर्मली किस तरह स्टार्ट किया, लाइक मतलब फर्स्ट इवेंट कौन सा था, और थोड़ा सा उसमें उस वक्त तक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि आप इसको एज एन फुल टाइम कैरियर लेके चल सकते हैं? देखिए, जैसे आपने बोला कि एक बहुत ही नीश जॉब है, फील्ड है, और अक्सर मुझे भी नहीं पता था कि ये भी कुछ, इवन जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो उससे शायद 5-6 महीने या साल पहले मुझे नहीं पता था कि ये जॉब एग्जिस्ट भी करती है, यहाँ ये भी कोई रोल होता है। तो हमारे एक दोस्त हैं, आप भी मुझे जानते हैं, कमेंटेटर हैं, तारिक सईद, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे शुरू में गाइड किया था। तो जब उन्होंने ही मुझे थोड़ा सा मशवरा दिया था कि आपका फोकस जो है वो बड़ा नंबर्स और डेटा के ऊपर है, तो ब्रॉडकास्ट के अंदर भी जो है ना वो ये रोल होता है। तो मैंने कहा ब्रॉडकास्ट के अंदर मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं, मुझे था कि हर चीज़ ऑटोमेटेड होती है। अक्सर मैं सोचता था कि कमेंटेटर्स को कौन बताता होगा, तो मैंने कहा शायद उनके सामने कोई कंप्यूटर होगा, अपनी रिसर्च में भी करते हो। हाँ एग्जैक्टली। तो लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो उसके बाद फिर तब पाकिस्तान की क्रिकेट के जो राइट्स हैं वो 10 स्पोर्ट्स के पास होते थे। तो उस टाइम हेमंत बुच, आप उनको जानते होंगे, वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो उस टाइम 10 स्पोर्ट्स में थे। तो उनको मैंने जो है वो एक ईमेल की कि इस तरह जो है वो मैं करना चाहता हूँ, और इत्तेफाक से उस टाइम जिम्बाब्वे में एक सीरीज़ हो रही थी, पाकिस्तान जिम्बाब्वे की, और उनको एक इस रोल में बंदा चाहिए भी था। बट ऑब्वियसली वो क्योंकि लास्ट मोमेंट मैंने उनको अप्रोच किया और एक नए बंदे को, तो वो मुझे वहाँ पे बुला नहीं सके। तो उन्होंने कहा कि आप हमें रिमोटली अगर कोई हेल्प करके दें तो शायद उनका टेस्ट भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा। तो वो उनको मैंने काफ़ी उस टाइम नंबर्स, स्टैट्स और डेटा, पॉमी एम बंगवा जो है मुझे याद है उस टाइम कमेंट्री कर रहे थे, तो उनको मैंने चीज़ें भेजी, तो दे लाइक डेट। उसके बाद या यूएई में जो है वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी, और 2013 की बात है ये, जिसमें शान मसूद का डेब्यू हुआ था जिस टेस्ट मैच में। तो वो फिर 10 स्पोर्ट्स ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे आपने जो क्वेश्चन किया, तो मुझे लगता था कि यार मे बी ये कोई एक वन ऑफ चीज़ होगी कि साल में एक सीरीज़ कर ली, 2 सीरीज़ कर ली। तो शुरू में तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं नज़र आ रही, तब क्रिकेट भी यार बहुत कम होती थी। अब तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, T20 लीग्स और बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो गए हैं। तो शुरू में तो मैंने ज़्यादा नहीं की सीरीज़, बट ये है कि उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो तब स्टार्ट स्पोर्ट्स को फिर मैंने जो है इस तरह जो है अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने उनको एक ईमेल की। तो वहाँ पे उस टाइम जो है वो प्रोड्यूसर होते थे अजय रामाचंद्रन, तो उन्होंने जो है फिर मुझे जो है आगे रिकमेंड किया ऑब्वियसली स्टार में। तो वो जब मैंने वर्ल्ड कप किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, मेरे मोस्टली मैचेस न्यूजीलैंड में और थे। ये कौन से ईयर की बात है? 2015 का स्टार्ट, यानी कि जो मेरी पहली सीरीज थी उसके आप तकरीबन 1 साल बाद आप कह लें। तो तब मुझे आइडिया हुआ कि यार अगर मैं वर्ल्ड कप कर सकता हूँ तो आई मीन दिस कैन बी अ फुल टाइम थिंग। लेकिन आपको पता है फ्रीलांसिंग के अंदर फुल टाइम उस तरह से नहीं होता, तो यू लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो बस ये है कि तब से शायद उस वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को जो है वो एज अ फुल टाइम थिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, मज़र मुझे ये बताइएगा कि आपका काम का तरीका क्या होता है? आपका कुछ अपनी मेमोरी है जिसको आपने इवेंट्स देखे हुए हैं, उसमें आपका एक ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, या फिर आपके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं, आप ऑनलाइन देखते हैं, क्या कोई रिलायबल, किस तरह से आप मतलब काम करते हैं? देखिए, सोर्सेज तो आपके होते हैं, ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस तरह क्रिकइन्फो है, उनका स्टैट्स गुरु काफ़ी अच्छा है, वो इजीली अवेलेबल भी है हर एक के लिए। इसी तरह कुछ जो है वो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेबसाइट्स हैं, क्रिकेट आर्काइव है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्टैटिस्टिशियन एरिक फिनले, उनका डेटाबेस है। देन और काफ़ी ऑनलाइन है, फिर मेरा अपना भी जो है वो रिकॉर्ड का एक जो है वो डेटाबेस है।
तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। आप सिर्फ एक सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, बाज़ वक़्त आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको उसको दूसरे सोर्स से क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो लेकिन असल जो चीज़ इसके अंदर है ना वो पैशन है। आप मतलब कि जिस तरह लेट्स से कि आप कैमरास के एक्सपर्ट हैं या एडिटिंग के अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं बेशक आपसे ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट ले लूँ, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आप मतलब कि जितने मर्जी सोर्सेज ले लें, जब तक आपको इंटरेस्ट, पैशन और स्किल नहीं है, अपना एप्टीट्यूड भी एक आपका होता है एग्जैक्टली। इस और niche में। फिर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो एक्यूरेसी है, कि आपके पास मार्जिन नहीं है। अब जिस तरह कोई कमेंटेटर ने आपको कोई चीज़ पूछी है, अभी उस दिन हम जो है वो कमेंट्री में ही थे, तो रूज मुमताज़ ने ये बोला कि पहला ओवर जो है वो मेडन ओवर जा रहा था इनिंग्स का, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं याद पड़ता कि इस टूर्नामेंट में कोई और हुआ हो, अगर हुआ है तो मज़र अभी हमें बताएंगे। तो अब वो कमेंट्री में थी और ओवर ख़त्म होने लगा, तो यू हैव जस्ट लाइक 15 to 20 सेकेंड्स टू फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन। तो एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इसमें, क्योंकि अगर तो स्पीड का एलिमेंट निकाल दें, तो अगर तो किसी को 1 घंटा दे दिया जाए किसी चीज़ में रिसर्च करने के लिए, तो हो सकता है कि वो उसको ढूंढ के जो है वो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा। लेकिन जितनी अच्छी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी होगी, उसके अंदर जो है ना वो आपकी चीज़ें उतनी बेहतर हो जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्किल और पैशन और ऑब्वियसली मेमोरी, कि आपको कोई चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि यार ये चीज़ हो सकती है, यह चीज़ हुई थी। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आ रही है, तो वहाँ पे नए बॉल का जो लेट से कि नए बॉल से अगर कोई प्लेयर अच्छा स्पेल करता है, तो आपकी फ़ौरन मेमोरी आपकी जानी चाहिए कि यार जो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें मोहम्मद आमिर ने और उसके बाद आगे जुनैद खान ने भी जो है वो अच्छे नए बॉल से स्पेल किए थे, देन यू रिलेट द स्टोरी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था, तो ऑन द टाइम जो है, हाँ ऑन द टाइम मेमोरी आपकी यहाँ पे आती है, इस फील्ड में आती है पैशन से, कि इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपने जो है बहुत पैशनेटली जो है वो गेम्स को फॉलो किया हो। फॉर एग्जांपल बाबर आजम जो है वो अगर खेल रहे हैं लाहौर में या रावलपिंडी में खेल रहे हैं, अभी पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपकी मेमोरी क्लिक करनी चाहिए कि यार बाबर आजम का रावलपिंडी में अच्छा रिकॉर्ड है पीएसएल के अंदर। बेशक डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बट यू कैन रिलेट के ही लाइक्स बैटिंग एट दिस ग्राउंड। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि पीएसएल में क्या हुआ था, तो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उस तरह की स्टोरी निकालना। देन चीज़ों को एंटिसिपेट करना पड़ता है। मुझे याद है यहाँ पे यूएई में जो है वो एक सीरीज़ थी 2014 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, तो उसके अंदर रॉस टेलर जो हैं उनकी 2 सेंचुरीज थी और वो तीसरी सेंचुरीज हमने एंटिसिपेट की थी कि अगर आज होती है तो ये दुनिया के 7वें या 8वें जो भी उस टाइम था प्लेयर होंगे। तो आपने उनकी सेंचुरी से पहले उस चीज़ को एंटिसिपेट करना है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू योर पैशन एंड योर स्किल, एक्यूरेसी एंड स्पीड। सही। मतलब मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि ऑडियंस को ये बताएं कि आपकी रूटीन क्या होती है। देखें स्टैट्स पैक मुझे बताया बनाते हैं वो बिफोर द मैच होता है, उसमें आपकी रिसर्च सारे उस पर रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन सबसे मुझे लगता है चैलेंजिंग जो काम मेरी नज़र में वो ये है कि जब आप लाइव में बैठे होते हैं कमेंटेटर्स के साथ, लोग सुनते तो कमेंटेटर्स की आवाज़ में है कि वो क्या उन्होंने बात की है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक आपकी इनपुट होती है कि वो कौन सा स्टैट्स है, कौन सा रिकॉर्ड है जिसके बारे में बात करते हैं। तो वो थोड़ी सी मुझे एक रूटीन बताइएगा, और वो इटसेल्फ उसका प्रेशर कितना होता है कि आपको इंस्टेंटली फ़ौरन ही वो चीज़ जो एकदम से आपको देनी है। देखिए प्रेशर तो शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि आप जब नए नए आते हैं तो आपको ऑब्वियसली अपनी एक वर्थ बनाने में टाइम लगता है और किसी का ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है। तो लेट्स से कि जब मैं नया था, अगर मैंने किसी कमेंटेटर को 10 स्टैट्स दिए तो उसमें से 1 या 2 या 3 यूज़ कर लेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो 4-5 के ऊपर आ गया, 6-7 के ऊपर आ गया। अब ये है कि जो भी मैं स्टैट्स देता हूँ तो कमेंट्री बॉक्स में अगर 6-7 कमेंटेटर्स हैं तो वो नॉर्मली सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ है। जो रूटीन की आपने बात की उसके अंदर देखें सारी आपकी जो इसका जो ताल्लुक है वो प्रेप से है, कि आपका अगर कल मैच है कोई, तो आपने पहले एक दिन तैयारी करनी है कि क्या स्टोरीज चल रही हैं। बाबर आजम की अच्छी फॉर्म अगर चल रही है तो यू शुड हैव द नंबर्स ऑन दैट। शाहीन अफरीदी की अगर अच्छी फॉर्म चल रही है तो आपने उसके ऊपर नंबर्स जो है आपके रेडी होने चाहिए। कोई प्लेयर का अगर ख़राब पैच चल रहा है, अगर ख़राब फेस चल रहा है, उसके ऊपर चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अगर कोई टीम चेंज एक्सपेक्टेड है तो जो नया प्लेयर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, डोमेस्टिक में क्या कर आ रहा है, वो सारी आपने चीज़ें और जो स्टोरीज़ हैं आपने उसको प्रेप करना है मैच से पहले। देन कुछ बेसिक स्टफ होता है जिस तरह पिच रिपोर्ट के लिए एवरेज टोटल्स हैं, हेड टू हेड वगैरह, हेड टू हेड, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी पड़ती हैं। तो लेकिन मैं अक्सर ये भी सोचता हूँ कि जो एक स्टैटिस्टिशियन है उसकी लाइफ में कोई भी जो है ना वो छुट्टी का दिन नहीं होता। वो इस सेंस में कि आप बेशक काम ना कर रहे हो, आप 1 महीना घर में बैठे हुए हैं, आप जो है वो बेशक आपके पास उस टाइम कोई
जो है जॉब नहीं है, पेमेंट नहीं है। आप फ्री टाइम में, लेकिन फ्री टाइम में भी जो बाकी क्रिकेट हो रही है आपने उसको थोड़ा बहुत फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के हर टाइम कंप्यूटर पे बैठे रहे, लेकिन आपने गेम को फॉलो करना है जितना हो सके इंटरनेशनल। हाँ इंटरनेशनली। अब जिस तरह लेट्स से कि आजकल इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, मैं यहाँ पे दुबई में बैठा हूँ फॉर ILT20, तो मैं मे भी उसको बहुत ज़्यादा फॉलो ना कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अगर ये सीरीज़ हो रही है तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर्स कौन से हैं। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई कि सुपर सब जो है, सॉरी कंकशन सब जो हैं, वो एक ऑलराउंडर की जगह जो है वो बॉलर आ गया। आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेइंग कंडीशन को यूज़ करके अंपायर्स ने ये फैसला किया, ताकि कल को जब आप कोई मैच कर रहे हों तो आपको फ़ौरन जो है वो याद आए कि भाई ये जो है वो फ़लाँ ईयर में पुणे के अंदर भी एक इस तरह का वाक़या हुआ था और वहाँ पे ये डिटेल्स थी। तो आपने गेम को जो है वो फॉलो करना होता है। और जितने भी इस टाइम दुनिया में बेस्ट ब्रॉडकास्टर्स हैं, मैं सिर्फ स्टैटिस्टिशियंस की बात नहीं कर रहा, कमेंटेटर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, जो बेस्ट लोग हैं इस टाइम इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे कॉलीग्स हैं, वो गेम को फॉलो करते हैं। वो जहाँ मर्जी बैठे हों उन्होंने गेम को फॉलो करना है। अभी आज वुमेंस का एशेज का टेस्ट मैच हो रहा था, तो वो मुझे याद आ रहा था कि 3 साल पहले जो है हम वेस्ट इंडीज़ में थे उस टाइम अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन रात को 1-2 बजे जाग के आपने वो टेस्ट मैच देखना पड़ा था कि, तो आज मुझे याद आ रहा था कि यार 3 साल पहले जो है वो इंग्लैंड की विमेंस की टीम कितनी अच्छी थी कि सिर्फ 1 विकेट से जो है उन्होंने मैच को जो है वो ड्रॉ किया था। आई मीन ऑलमोस्ट उन्होंने मैच जीत लिया था, लेकिन अब जो है वो वन साइडेड। तो आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई 3 साल पहले इंग्लैंड की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी और आज जो है वो एकदम से इतना डाउनफॉल आ गया उनकी विमेंस टीम पे। तो ये आई थिंक कि सारी जो है ना वो आपका जो पैशन है और गेम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और यही आपकी प्रेप है। सही। मतलब आपको लगता है कि ये सारे स्टैट्स और डाटा नंबर्स ये टीम को बिल्ड करने में, प्लेयर्स की सिलेक्शन में, ये सब में एक अहम रोल अदा करते होंगे? बिल्कुल। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्टैट्स हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक है इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से नहीं है। फॉर एग्जांपल बाबर आजम के जो है या विराट कोहली के एडिलेड के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा रन्स हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है। आप इसको लोगों को देंगे तो लोगों को एक स्टोरी पता चलेगी। इसका इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। लेकिन एक जो फॉर्म है डेटा की और नंबर्स की, वो है परफॉर्मेंस बेस्ड। फॉर एग्जांपल बाबर आजम का जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिन पे क्या रिकॉर्ड है, उनका गूगलीज के ऊपर क्या रिकॉर्ड है, गूगलीज पे वो फंसते हैं, उनकी क्या एवरेज है, कौन से बॉलर्स हैं दुनिया के जिन्होंने कि बाबर आजम को तंग किया है। ये चीज़ आ जाती है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। या अगर कोई डोमेस्टिक से प्लेयर आ रहा है, किन पिचेस के ऊपर रन्स कर आ रहा है, किस तरह के बॉलर्स के अगेंस्ट उसने रन्स किए हैं, किन पोजीशंस पे उसने रन्स किए हैं, तो ये आ जाती है आपकी, आप कह लें, स्ट्रेटेजी के अंदर। और तीसरी जो होते हैं वो सिर्फ फन फैक्ट्स होते हैं, जो कि आप कह लेंगे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है लोगों को थोड़ा सा जो है ना इंटरेस्ट या लोगों को सरप्राइज़ करने के लिए कि जी ऐसा भी हुआ था। तो आई थिंक के काफ़ी इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स हैं डेटा की, और यकीनन आज इस टाइम दुनिया की जो बेस्ट टीम्स हैं उनके जो एनालिस्ट हैं, उनका जो डेटा का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा है। इंग्लैंड की आप टीम ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंडिया को ले लें, तो ये सारी जो टीम्स हैं वो काफ़ी डेटा को यूज़ करती हैं। तो आई थिंक के ब्रॉडकास्ट में भी यूज़ होता है, स्टोरी टेलिंग में भी यूज़ होता है, कंटेंट क्रिएशन में भी यूज़ होता है, प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने के लिए उसमें भी यूज़ होता है। उसके अपने लिए भी हेल्पफुल रहता है कि मेरा रिकॉर्ड इस तरह से है और उसको किस तरह से मैं इंप्रूव कर सकता है। एग्जैक्टली। और कई जो प्लेयर्स हैं उन चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। कई प्लेयर्स अक्सर जो है मुझे मैसेज करते हैं और वो उन्होंने पूछा भी कि भाई हमारा जो है अभी वो कोई माइलस्टोन अगर है तो कौन सा रिकॉर्ड जो है वो हम उसको अचीव कर सकते हैं। यासिर शाह एक ऐसे प्लेयर थे जो कि अपने रिकॉर्ड्स को बड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको फॉलो करते थे। उनको यहाँ तक याद होता था किस सीरीज़ में उन्होंने कितने आउट किए हैं। तो एक मोटिवेशन भी होती है कि यार मैंने उस सीरीज़ में जो है 20 आउट किए थे तो इस बार मैंने 25 आउट करने हैं। या अगर कोई आपका उस टाइम राइवल है, किसी के साथ आपका रैंकिंग के अंदर एक बैटल चल रही है, तो आपके जहन में होता है यार अच्छा वो फ्लान जो प्लेयर है इस टाइम दुनिया का, उसने अगर इस साल 5 सेंचुरीज की हैं तो मैंने 6 करनी है। वो अगर रैंकिंग में 3 पे है तो मैंने 1 के ऊपर आना है। तो आई थिंक इसमें प्लेयर्स को भी जो है इसमें काफ़ी मोटिवेशन होती है। सही। मुझे मैंने भी आपके साथ बहुत सारे इवेंट्स में काम किया है और मैं आपसे बहुत हेल्प लेता हूँ अपने कंटेंट क्रिएशन में। मुझे आपके बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपकी स्टैट्स होते हैं, कुछ इस तरह के फैक्ट्स होते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो, कोई ऐसा आपको स्टैट्स अपना याद है? देखिए उसमें काफ़ी ज़्यादा, एक तो मुझे पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो
बहुत ज़्यादा ना बैटिंग में थोड़ी वीक है, तो उनके बड़े कोलैप्सेस होती हैं। हमने देखा है कि 100 के ऊपर ऑल आउट हो गए, 150 पे ऑल आउट हो गए, बल्कि पाकिस्तान की टीम तो 50 पे भी ऑल आउट हुई हुई है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन फिर भी एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एक ऐसी टीम है जो कि सेशन में कभी नहीं आउट हुई, एक सेशन के अंदर टेस्ट मैचेस में। तो दुनिया की इंग्लैंड भी आउट हुआ है, इंडिया भी आउट हुआ है एक सेशन में, अभी जो नई टीम्स आई हैं आयरलैंड, अफगानिस्तान, हर टीम दुनिया की एक सेशन में आउट हुई है, पाकिस्तान की टीम कभी नहीं हुई। हालांकि वीक बैटिंग ऑर्डर वीक बैटिंग ऑर्डर, तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग। अच्छा अगेन जो मैंने शुरू में बात की थी कि कई स्टैट होते हैं लोगों को सिर्फ सरप्राइज करने के लिए, तो दैट इज वन ऑफ दोस। इसका ताल्लुक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान की दुनिया की बेस्ट बैटिंग साइड है। उनके चैलेंजेस, उनकी परफॉर्मेंसेज अपनी जगह, बट ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सेशन में कभी नहीं आउट हुए। तो आई थिंक इसी तरह हमने लास्ट पीएसएल में देखा था कि बाबर आजम जो है, एक स्टेज थी उस पीएसएल में कि बाबर आजम पूरे पावर प्ले में आउट ही नहीं हुए थे, जिससे पता चलता है कि वो कितनी उनकी डोमिनेंस थी। किसी बॉलर से आउट नहीं हुए थे, आई थिंक एक बार आउट हुए थे तो वो रन आउट हुए थे। तो इतना वो डोमिनेट कर रहे थे उस पीएसएल को और रन्स कर रहे थे कि शुरू में उनको आउट करना जो है बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह के आई थिंक कई जो है वो फैक्टर्स हैं, जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने अक्सर आते रहते हैं। बट वो जो मैंने आपको बताया कि सेशन वाला, वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट है। बिल्कुल, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था ऑनेस्टली। मतलब मुझे ये बताइएगा कि आप कोई अगर नई टीम है जिस तरह के यंग है, अंडर 19 या अंडर 16, उसके लिए भी आपने काम किया हुआ है, वुमेंस में भी काम किया हुआ है, तो उसमें कुछ आपको लाइक इनिशियली कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस तो होते होंगे, क्योंकि वो नए प्लेयर्स हैं जिनका बहुत रिकॉर्ड नहीं है, या फिर बहुत कोई नया प्लेयर एकदम से आ जाता है, तो उसके लिए फिर आपका क्या तरीका होता है? देखें, ये इस तरह के इवेंट्स में काम करना सबसे मुश्किल होता है, या फिर अगर कोई ऐसी T20 लीग है जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। जिस तरह मैंने पहला SA20 किया था, तो उसके अंदर लीग की कोई हिस्ट्री नहीं थी इटसेल्फ, यानी कि पहला उसका एडिशन था, प्लेयर्स की थी। तो वो मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा स्टोरीज बिल्ड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंडर 19 के ऊपर ये होता है कि फिर आपको थोड़ा सा जो है ना डिटेल्स आपकी डिफरेंट जो है वो जानी चाहिए। यानी कि अगर एक प्लेयर आ रहा है, जिस तरह लेट से कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हमने किया था कैरेबियन में, उसमें कासिम अकरम एक पाकिस्तान के प्लेयर थे। देन यू हैव टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन हिम कि वो कैसे आए हैं अंडर 19 क्रिकेट में, लाहौर में अगर वो थे किस क्लब से खेलते थे, कौन से प्लेयर्स के साथ खेलते थे, क्या डोमेस्टिक में कोई मैच खेले हैं कि नहीं अभी तक, क्या ऑलरेडी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हैं कि नहीं, क्लब का रिकॉर्ड क्या है, स्कूल का इनका बैकग्राउंड क्या है, किस स्कूल से आए हैं। तो आपने फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को गेन करना होता है। फिर उसमें आईसीसी की ब्रॉडकास्ट में तो इस तरह के इवेंट्स में हमें काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जो कि प्लेयर्स को भेजते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके फेवरेट जो प्लेयर्स थे वो कौन से थे, उनका फेवरेट क्रिकेट मैच कौन सा था, किन लोगों ने उनको इंस्पायर किया टू बिकम अ क्रिकेटर। तो आपको फिर वहाँ से स्टोरीज जो है वो मिलती रहती हैं। देन ऑब्वियसली एक अंडर 19 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान 2 बार जीता भी हुआ है, तो आप वहाँ से भी फिर चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि जी रिसेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंसेस थी, या ये वो प्लेयर्स थे जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के लेजेंड बन गए हैं। फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी ने 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और उसके फ़ौरन बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम में आ गए थे। इसी तरह बाबर आजम है, 2010 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला अगर, तो वो भी 4-5 साल के बाद टीम में आ गए थे। तो आप यहाँ से जो है थोड़ा सा स्टोरीज़ को रिलेट कर सकते हैं। सही। मतलब आपके ख्याल से स्टैट्स का, हम क्रिकेट के ऊपर ही बात करते हैं क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट ब्रॉडकास्ट में ज़्यादातर इन्वॉल्व हूँ, तो और स्पोर्ट्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस तो होगी, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने अदर देन क्रिकेट कोई स्पोर्ट्स किया हो? नहीं, मैंने किया तो नहीं है, लेकिन अक्सर जो स्टैट्स वगैरह सुनने को मिलते हैं वो बड़े फैसिनेटिंग होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं आई थिंक वर्ल्ड कप था रिसेंटली, मुझे फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट आई थिंक वर्ल्ड कप या यूरोज़ थे, तो उसके अंदर जो है फुटबॉल में, तो उसके अंदर जो पेनल्टी किक होती है वो किसी प्लेयर को मिली। तो उससे पहले कमेंटेटर ने बताया कि इसकी जो पास हिस्ट्री है, यानी कि जो 9 इसने जो या 10 जो इसकी अटैम्प्ट्स थी, उसके अंदर इसने किस डायरेक्शन में किक की थी, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। अच्छा। तो यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन होती है। एंड देन कितनी बार वो सक्सेसफुल हुआ, अगर उसने 10 किक्स ली हैं तो कितनी बार उसने उसके ऊपर गोल किया है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि वहाँ के जो लोग हैं, और फिर एक हमारे कॉलीग हैं स्काई स्पोर्ट्स में इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे बताया कि स्काई स्पोर्ट्स में जो है वो फुटबॉल के अंदर जो है कि 15 से 16 स्टैटिस्टिशियंस हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो फुटबॉल की है। एंड देन जो लीग्स होती हैं, प्रीमियर लीग है, स्पेनिश है जो स्पेन में होती है, और इतनी ज़्यादा फुटबॉल है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर, मेरा तो अपना तो कोई ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि, बल्कि यकीन है कि दूसरी स्पोर्ट्स में जो डेटा और जो नंबर, जो स्टैट्स हैं, वो क्रिकेट से भी ज़्यादा हैं। सही। मुझे कभी ऐसा भी हुआ है कोई स्टैट्स आपने दिया हो और वो गलत हो गया हो?
गलत देखें, कभी कभी ये होता है कि आप जिस तरह आप प्रेप कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई या वो हो गई, लेकिन ये मेरा आई थिंक अभी तक रिकॉर्ड है कि कोई बहुत, अब आपने कह दिया है तो ये ना हो कि कल को जाके मैं कोई गलती कर दूं, कोई जिंक्स ना हो जाए। लेकिन ये है कि जिस तरह टीवी के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन जाती है ग्राफिक की ये वो, तो उसके अंदर मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इस तरह की चीज़ क्योंकि मैं जो इसको देखता हूँ बहुत सेंसिटिव है, मतलब ग्राफिक्स में कोई चीज़ जा रही है या फिर कोई बात भी कर रहा है तो बड़ा सेंसिटिव भी है। और देखें, इसमें margin सेंसिटिव बिल्कुल है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये 1.5 साल पुरानी बात है, एशिया कप का मैच था लाहौर के अंदर, अफ़गानिस्तान का और श्रीलंका का। उसके अंदर अफ़गानिस्तान को एक ख़ास रन रेट के ऊपर जो है ना वो मैच जीतना था। राशिद खान जब वो, और उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप जो है वो अगर मैच को टाई कर देते हैं, यानी कि अगर आपका स्कोर बराबर हो गया है तो यू कैन टेक 1 और 2 एक्स्ट्रा बॉल्स, और अगर आप उसके ऊपर बाउंड्री चौका या छक्का मारें तो फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब उनको इस चीज़ का पता नहीं था। हमने ब्रॉडकास्ट में चीज़ मेंशन की थी। हमने ब्रॉडकास्ट के अंदर देखें, ब्रॉडकास्ट में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे सिनेरियोज को जो है ना वो ग्राफिक की फॉर्म में मेंशन करें कि जी अगर इतनी बॉलों के ऊपर जो है फिर अगर होता है तो उसके बाद एक बॉल ज़्यादा ले सकते हैं, चौका मार लें, या 3 बॉलें ज़्यादा लेके छक्का मार लें। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन था। या उसमें फिर एक ये भी सिनेरियो आ जाता है कि अगर बॉलर स्कोर बराबर है और आपको 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और आप अपने आप को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उसमें ऑप्शंस थे, आप उसको रोक रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि बॉलर ही वाइट बॉल कर दे। तो आप सारी जो सिनेरियोज हैं उनको आप सम अप नहीं कर सकते एक ग्राफिक के अंदर। तो हमने कमेंट्री में मेंशन किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कमेंटेटर्स को बताया था, उन्होंने 2 बार ये चीज़ मेंशन की थी कमेंट्री में कि अफगानिस्तान अगर इस स्कोर को जाके बराबर कर दे, दे कैन टेक 2 और 3 एक्स्ट्रा बॉल्स। उनको नहीं पता था। और ये ब्रॉडकास्टर का काम भी नहीं होता बाय द वे। ये ब्रॉडकास्टर ने सिर्फ जो व्यूअर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। टीम ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है उन्होंने अपने जो उनके एनालिस्ट हैं वहाँ से उनको आती है। तो वो इवन तो कि हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स ने जो है वो ब्रॉडकास्टर को, यानी कि मुझे उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आपने उनको क्यों नहीं बताया। हाँ, और आपकी बात तो टीम सुन नहीं सकती ना, उसको जो खेल रहा है वहाँ पे। मतलब कि एक प्लेयर सामने अगर खेल रहा है तो ब्रॉडकास्टर्स को कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो अपना पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो ये तो काम था उनके एनालिस्ट का या जो भी उनका सोर्स था। तो बिल्कुल आई थिंक सेंसिटिव होता है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि देखें, ये तो एक बहुत मतलब काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था, लेकिन कई इस तरह के लो की टूर्नामेंट्स होते हैं और उसमें कई ऐसी टीम्स हैं जिस तरह की एसोसिएट टीम है, तो उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अक्सर आके जो है ना फिर हमसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हम किस रन रेट से जीतेंगे तो हमारा चांस बन सकता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट इवन PSL में भी ऐसा हुआ है कि कई बार टीम्स ने जो है वो आके मेरे से पूछा कि, तो मैं उनको कह देता हूँ भाई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कल को आप स्कोर बराबर कर दें, उसके बाद 2-3 बॉल्स और चेंज भी होते हैं, एग्जैक्टली। तो वो फिर आई थिंक के जैसे आपने बोला कि सेंसिटिव तो ये है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। मगर आखिरी में मैं आपसे एक, जो इस पूरी बातचीत का मकसद था वो ये था कि जो यंग लोग हैं या फिर और लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो थोड़े से आपसे इंसाइट्स ले सकें। मेरा ख्याल से इटसेल्फ सिर्फ शौक होना ही काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप अगर एक रोड मैप बता सकें कि ठीक है, शौक है, इंटरेस्ट है, डाटा में आपको है, किस तरीके से वो इसमें एज ए कैरियर अपना सकते हैं या फिर कुछ इसमें एक्सेल कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि ये जो है ना, आप इसको सीखना बहुत मुश्किल है। आप ये देखें जी कि फ़लाँ बंदा जो है ये काम कर रहा है, मैं भी कर लूँगा, ये बहुत मुश्किल है। आपके अंदर बेसिक जो स्किल है और जो पैशन है वो होना चाहिए। जिस तरह पोइट्री है, आप पोइट्री को सीख नहीं सकते। कोई शायर कभी आज तक सीख के नहीं बना कि मैंने इल्लामा इकबाल को पढ़ा मैं भी शायर बनूंगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, अगर आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है पोइट्री के अंदर तो आप उस चीज़ को फाइन ट्यून कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। जो बेस्ट पोइट्स हैं उनको पढ़ के, इसी तरह अगर कोई राइटर है, अगर आपके पास बेसिक जो स्किल है या पैशन है तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, आपकी भी फील्ड हो गई, एडिटिंग हो गई, फिल्मिंग हो गई, जो भी है, ये जो सारे लोग करते हैं, इसी तरह कमेंटेटर्स हैं, आपके अंदर बेसिक स्किल होनी चाहिए एक। ये नहीं है कि देखें, आप ये देखें कि पाकिस्तान कितनी जो है वो बड़ी मतलब क्रिकेट की ऑडियंस है, सेकंड बिगेस्ट ऑडियंस है दुनिया में, और लोग पैशनेट भी हैं क्रिकेट के ऊपर। हर कोई बंदा कमेंट्रीज होता है, कई लोग कमेंटेटर बनना भी चाहते हैं लेकिन नहीं बन सकते क्योंकि आपके अंदर वो बेसिक एक स्किल होनी चाहिए। तो आई थिंक अक्सर मुझे जब लोग पूछते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल फुल टाइम चीज़ ना लें। आपकी जो भी, अगर लेट्स से कि अगर आप
की जो एजुकेशन है जो भी है, इसको आप एज ए पार्ट टाइम चीज़ लें। अगर तो आप में इतना पोटेंशियल है और पैशन है तो आप इवेंचुअली यू विल फाइंड अ वे। बट आई थिंक कि सिर्फ किसी को देख के कि जी ये अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, तो दैट इज़ ऑब्वियसली, और पूरा एक उसकी स्टोरी है, मेहनत है, पेशेंस है, उसके साथ साथ फिर आपको हर चीज़ देखिए वो देखिए, हाँ मेहनत तो अपनी जगह है, मतलब कि मेहनत तो हर बंदा ही करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो ऑब्वियसली आपकी एट द एंड ऑफ द डे वो जो एक बेसिक स्किल है या जो पैशन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए नेचुरली, उसको आपने इम्प्रूव और पॉलिश करना है। मैं मतलब कि आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि मैं इस प्रोफेशन को कोई गेट कीप कर रहा हूँ, बट मतलब कि देयर इज़ अ रीज़न कि बहुत कम लोग हैं इस प्रोफेशन के अंदर। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपकी वो जो एक बेसिक स्किल और इंस्टिंक्ट है ना, वो मैटर करती है, वो नेचुरली होती है, और उसके बाद फिर आपकी मेहनत है। आप उस स्किल के ऊपर इतना फिर काम करें कि यू कैन बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही है, बट आई थिंक इसको स्क्रैच से जो है वो सीखना वो बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सो मच मज़हर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी आपने स्टैट्स दिए, जितना भी आपने हमें डाटा दिया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी उसने बहुत इन्जॉय किया होगा, और काफ़ी ऐसी इंसाइट्स या उनको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिली होंगी इंडस्ट्री के बारे में जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक यू वंस अगेन। इसके साथ ही हमारा ये सेशन मज़हर अरशद के साथ एंड हुआ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितनी भी कन्वर्सेशन आपने सुनी उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, या फिर आपने उसको एंजॉय किया होगा, और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी ये कोई चेंजेस लेकर आ सके। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया, आपको ये सेशन कैसा लगा, और क्या नई चीज़ें या कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ आप हमें देखना चाहते हैं कि जिनकी हम और इनसाइट्स आप तक लेकर आ सकें।